बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मुझे बस ये कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है। जीमेल और स्क्रीन भी विजिबल है और ओके। आपकी वॉइस भी क्लियर है। तो कल हमने बात की थी JWT ऑथेंटिकेशन के बारे में, यानी जेसन वेब टोकन्स के बारे में, और हमने देखा था कि किस तरह से एक स्कीमा और मॉडल हम जनरेट करते हुए हम उस पर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। बेसिकली ऑथेंटिकेशन क्या है कि हमने बताना है कि क्या यूजर जो है वो मतलब इतनी अथॉरिटी रखता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने यूजर को। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था कि किस तरह से हमने अपने जो है जेसन के, यानी जो हमने वेब टोकन्स को यूज किया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन की, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसको मिक्स कर देते हैं। जो तो ऑथेंटिकेशन होती है वो ये प्रूफ करती है कि आप हु आर यू, आप क्या हैं। ठीक है, तो यानी हम लॉगिन जब करते हैं तो वो उसकी बेस पर ही होता है। और जो ऑथराइजेशन होती है उसका मतलब होता है कि आपके पास कितनी अथॉरिटी है, आप क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को हम कंसीडर करें, तो उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में हमारे पास डिफरेंट मल्टीपल यूजर्स होते हैं। यानी हमारे पास एक एडमिन हो सकता है, वाइस चांसलर होता है, टीचर होता है, स्टूडेंट होता है। तो हर एक को उसकी लिमिट के अकॉर्डिंग हम उसको अथॉरिटीज दे देते हैं कि स्टूडेंट है तो वो सिर्फ अपना डाटा देख सकेगा। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं टीचर की, तो वो अपनी क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ उसकी क्लास के स्टूडेंट्स को वो उनको जो है वो डील कर सकता है, और उनका जो रिजल्ट है वो अपलोड कर सकता है। इसी तरह अगर हमारे पास एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट की बात की जाए, इसी तरह जब हम अथॉरिटीज की बात करते हैं तो जिसके पास जितनी ज्यादा अथॉरिटी होती है वो उसी की बेस पर काम कर सकता है। ठीक है, यानी अगर एक सिंपल स्टूडेंट की बात की जाए तो वो किसी यूजर को डिलीट नहीं कर सकता सिवाय अपनी कुछ फंक्शनैलिटीज की। ठीक है, तो हम डिफरेंट चीजों को लिमिट कर देते हैं, हम अथॉरिटीज को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द यूजर। तो ये दोनों चीजें हैं जो कि मिक्स नहीं होनी चाहिए। एक ऑथेंटिकेशन है जो कि हमें बताता है कि वेदर आप ऑथेंटिकेटेड यूजर हो, आप एक्यूरेट यूजर हो या नहीं। ठीक है, आप सिस्टम का पार्ट भी हो कि नहीं। ठीक है, यानी हम अगर एक स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करता और वो साइन इन करेगा तो ऑब्वियसली वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है, वो नहीं, वो साइन इन कर ही नहीं पाएगा। इसी तरह जो ऑथराइजेशन है वो डील कर रही होती है कि अगर आप यूजर हो भी तो आपके पास अथॉरिटी कितनी है, अगर आप स्टूडेंट हो, आप टीचर हो, या आप जो भी हो। ठीक है, उसके बाद हमने उसकी, यानी हमने परफॉर्म किया था, स्कीमास को डिफाइन किया था, फिर हमने JWT देखा था कि हमें चाहिए क्यों होता है, और हमने लॉगिन फॉर्म पे इसे जो है वो इसकी हमने परफॉर्म किया था और टोकन जनरेट किए थे। अब बात आती है डाटा को, यानी स्कीमा बन गया हमारा, बैकएंड हो गया, हमने फ्रंट एंड बना लिया। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं टू डू लिस्ट की, या हमने स्टूडेंट लिस्ट की बात की कि हम स्टूडेंट्स को ऐड करें, तो नेक्स्ट काम आता है हमारा डाटा को सेव करने का। ठीक है, हमने उस पर ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर ली। ठीक है, हमने उसके स्कीमा जनरेट कर लिए। नेक्स्ट हमारा काम है कि हमने डाटा को सेव भी तो कहीं करना है। ठीक है, अब हम आज देखेंगे कि डेटाबेस क्या है और हमें उसकी नीड क्या है। ठीक है, तो हम आज इसके साथ डील करते हैं। अब बेसिकली डेटाबेस क्या है। ठीक है, जैसे हम जिस हम इस कोर्स में जिस डेटाबेस को लेके चलेंगे वो मोंगोडीबी है। ठीक है, और क्योंकि हम मर्न पे फोकस कर रहे हैं और इसमें हम मोंगोडीबी के साथ ही काम करेंगे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस को यूज़ कर सकते हैं हम। एसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं अपने काम के लिए, या हम पोस्टग्रेसक्यूएल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली मोंगोडीबी पे डिफाइन किया गया है। अब हम बात करें डेटाबेस की। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स हैं। तो हम ये इंफॉर्मेशन हमें कहीं ना कहीं सेव करनी है, क्योंकि हमें बाय द एंड ऑफ और समथिंग, यानी जब हमारा टाइम का भी आएगा तो हमें यूजर को अपडेट करना होगा, उसे डिलीट करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी की भी बात करें तो एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट वो फुल टाइम यानी लाइफ टाइम के लिए यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट नहीं रहता। वो अपने एक स्पेसिफिक टाइम आइदर 4 और 5 ईयर्स के लिए डिफाइन किया जाता है कि ये, हाँ, इसका ये टाइम है। जैसे हमारा स्टूडेंट कार्ड भी होते हैं, तो उस पर ये डिफाइन किया जाता है कि ये टाइम अलॉट किया गया स्टूडेंट को, और उसके बाद हमारा जो डाटा है, ये जो यूजर है, वो आधे डिलीट हो जाएगा, या जो उसको एक्सेस है वो नहीं मिलेगी, या हमारी जो ईमेल होती है एसोसिएटेड विद आवर यूनिवर्सिटी वो हमारी ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, वो हमारी नहीं काम करती थी। तो यही काम है हमारे पास कि हमने डाटा को कहीं ना कहीं तो स्टोर करना है ना, ताकि हम उस पर फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें।
तो हम कहाँ इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे? जैसे हमने डाटा बना लिया, जो हमने लिस्ट बना ली, हमने डाटा को एंटर कर दिया, स्टूडेंट की लिस्ट है, अदर हमारे पास टू डू लिस्ट है, तो हम उसे कहाँ स्टोर करेंगे? तो यहाँ पर हमें एक डेटाबेस की जरूरत होती है। डेटाबेस बेसिकली एक प्लेस है जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है और हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, उसे अपडेट कर देते हैं, उसे रिट्रीव कर सकते हैं अपने डाटा को। फॉर एग्जांपल हमारा एक नेम है स्टूडेंट, ठीक है, हमारे पास स्टूडेंट नेम की एक लिस्ट है, तो हम चाहते हैं कि हम अपने स्टूडेंट नेम की लिस्ट को एक्सेस करें, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हम इसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है, हम इसमें जो है इसको अपडेट करें, इसे डिलीट करें, तो हम ये भी काम परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा स्लाइड की तरफ चलते हैं। मोंगोडीबी क्या है? जैसे हमने कहा कि मर्न, जो मर्न में एम है वो मोंगोडीबी की एब्रिविएशन है, ठीक है। मोंगोडीबी इज अ नॉन एसक्यूएल। अब नॉन एसक्यूएल का मतलब क्या है कि यहाँ पर नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। अब रिलेशनल का मतलब होता है एक टेबल, ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस का मतलब है, जैसे एसक्यूएल की अगर हम बात करें, पोस्ट एसक्यूएल की बात करें, तो हमारे पास रिलेशनल डेटाबेसेस हैं। रिलेशन डेटाबेस में हमारे पास जो डाटा होता है वो टेबल की फॉर्म में, यानी रोज एंड कॉलम की फॉर्म में स्टोर होता है। और जो मोंगोडीबी है वो हमारे पास नो एसक्यूएल डेटाबेस है। वो क्या करती है? स्टोर द डाटा इन द टाइप ऑफ जेसन फॉर्मेट कॉल्ड बीसॉन, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो है डाटा जेसन फॉर्मेट के अंदर स्टोर होता है। और इसकी एक डेफिनेशन देख लें हम, तो डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ फॉर्मेट दैट कैन बी इजीली एक्सेस्ड। बेसिकली क्या है डेटाबेस? कलेक्शन है डाटा का, ठीक है। हमने डाटा को लिख लिया, हमने जनरेट कर दिया डाटा को, हमने लिस्ट बनाई है स्टूडेंट्स की, आइदर हमारे पास टू डू लिस्ट है, हमने कोई भी काम किया है, लेकिन जो हमारा जो मेन काम है, जो मेन पर्पस है, वो तब तक नहीं हो सकेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने डिलीट करना है, हमने रिट्रीव करना है, वो हम कर लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो जो भी हमारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है वो साथ साथ हमारी मेन लिस्ट पर भी अफेक्ट करता जाए, जो कि हमारे एक डेटाबेस है, वो स्टोर हम बना लेते हैं, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डाटा है जो कि एक फॉर्मेट में स्टोर होता है, जिसे हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल नेम है, एज है और जेंडर है, ठीक है। जब हम ये सबमिट करते हैं, ठीक है, एक सिंपल फॉर्म की हमने इंफॉर्मेशन ली है। अ सिंपल फॉर्म कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर, देयर नेम, एज एंड जेंडर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? फॉर एग्जांपल हमने काफी फॉर्म्स जो फिल किए होते हैं, नेम है, एज है, जेंडर का, ठीक है, वो हमारा डाटा जो है हमें हम कहीं भी सबमिट करवाते हैं तो वो एक जगह पर स्टोर होता है। फॉर एग्जांपल जब हम किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम अपना नेम, एज, सब कुछ बता देते हैं, और उसी के बेस पर फिर हमें जो वो ईमेल आती है या हमें कॉल रिसीव होती है कि आपका एडमिशन आया या नहीं आया, और उसके बाद हमारा जो डाटा है वो डाटाबेस में स्टोर हो चुका होता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ यूनिवर्सिटी, तो मेरा जो सारा डाटा है, मेरा नेम, फादर नेम, एज, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी एक डाटाबेस में स्टोर है इन ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इस तरह से जब हम किसी भी फॉर्म को फिल करते हैं तो वो एक डाटाबेस में डाटा स्टोर हो जाता है, क्योंकि वो रजिस्टर्स में तो डाटा अब नहीं स्टोर होता है, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल हमारे जो वे नहीं है स्टोर करने का डाटा, अब हमारा डाटा जो है वो क्लाउड पर या हम किसी डेटाबेस पर स्टोर कर रहे होते हैं। अब हमें डेटाबेस की जरूरत क्यों पेश आई है? डाटा जो है, अगर हमारा एप्लीकेशन क्लोज होती है तो हमारा डाटा लॉस हो जाता है, ठीक है, अगर हम डेटाबेस को यूज नहीं करते, ठीक है, और हमारे पास सर्चिंग जो है वो डिफिकल्ट होती है। इसके अलावा हमारे पास किसी भी यूजर को अपडेट करना, डिलीट करना, ये हमारे पास मुश्किल है, ठीक है। तो हमने जैसे पहले बात की कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की डेटाबेसेस आती हैं, और हम इस दफा यानी इस कोर्स में जो डील कर रहे हैं वो हमारे पास मोंगोडीबी है। अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है, ये डाटा है यानी डेटाबेस की, कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ डाटा इस तरह से स्टोर होता है। यहाँ पर बेसिकली जो एग्जांपल है, ये पिक्चर है, ये रिलेशनल डेटाबेस की, जिसमें हमारा जो डाटा है वो एक टेबल की फॉर्म में शो हो रहा है, यानी नेम, एज, जेंडर। लेकिन जब हम बात करते हैं मोंगो डीबी की, तो उसमें एज अ प्रॉपर्टीज की फॉर्म में, जैसे हम बात करते हैं जिसम की फॉर्म में, जैसे हमने एपीएस को डील किया था, तो उसकी फॉर्म में, डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हमारा जो डाटा है वो स्टोर होता है। ये हमारा रोज एंड कॉलम्स बने हुए हैं। अब हमारे पास टू टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं, एसक्यूएल है और नो एसक्यूएल है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो एसक्यूएल है वो क्या करेगी, टेबल की फॉर्म में, यानी यहाँ हमारे पास टेबल है, ठीक है, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में, यहाँ हमारे पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो वो हमारे डाटा का, यानी ओरेकल है, माई एसक्यूएल है, पोस्टग्रेसक्यूएल है, एमएस एसक्यूएल सर्वर है, तो ये सारे के सारे जो ये जो सर्वर हैं, ये जो हमारे पास डेटाबेसेस हैं, वो डाटा को स्टोर करते हैं एक टेबल की फॉर्म में। और यहाँ पर जो एक डाटा का कलेक्शन है उसे हम टेबल कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम नॉन एसक्यूएल की बात करते हैं, जैसे कि हमने मोंगो डीबी को सेलेक्ट किया है, तो इसमें डाटा जो है इस तरह से
शो होता है जेसन की फॉर्म में, ठीक है। यानी एक कलेक्शन की फॉर्म में शो होता है और ये हमारे पास टेबल की फॉर्म में शो होता है। और यहाँ पर हमारे पास जैसे यहाँ पर रोज हैं, ठीक है, यहाँ पर रोज और कॉलम्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम उसे डॉक्यूमेंट और फील्ड कहते हैं, यानी एक रो है, ठीक है, तो ये हमारी एक डॉक्यूमेंट है और इस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी ये फील्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पर हमारा जो स्कीमा है वो फिक्स होता है, यानी हमारे पास नेम एज जेंडर स्पेसिफाई होना ही चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो है एक फ्लेक्सिबल स्कीमा होता है कि हम अपनी मर्जी से, यानी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि हम ये सारी की सारी फील्ड्स पुट करें। हम ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं या हम लगा सकते हैं कि हमारी एक जो स्पेसिफिक फील्ड है वो फिल होनी ही चाहिए। लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर स्कीमा फिक्स होता है, लेकिन यहाँ पर हम स्कीमा फ्लेक्सिबल होता है हमारे पास, हम उसे अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो फ्लेक्सिबल बना सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक उसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो एसक्यूएल में और नो एसक्यूएल में अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ मूव करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि मोंगोडीबी जो है वो एक डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नो एसक्यूएल डेटाबेस है जो कि डाटा को बीसन डॉक्यूमेंट में स्टोर करता है। डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड का मतलब ये है कि यहाँ पर टेबल्स नहीं होते, रोज एंड कॉलम्स नहीं होते, हमारा जो डाटा है वो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में स्टोर होता है। इस डॉक्यूमेंट, यानी ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है। और स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी मल्टीपल फील्ड्स होती हैं, ठीक है। अब हमने मोंगोडीबी अब हमने मोंगोडीबी को ही क्यों यूज किया? मोंगोडीबी को हमने इसलिए यूज किया क्योंकि एक तो इसका स्कीमा बहुत फ्लेक्सिबल है, ठीक है, ये फास्ट है और इसमें जिस तरह लाइक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और जावास्क्रिप्ट के साथ ही हमें बहुत ही जो है वो आसान है यूज करना। और मेन स्टैक के लिए परफेक्ट है, जहां हम नोड जेएस और जब हम रिएक्ट के साथ काम कर रहे हैं, और हाईली स्केलेबल, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, चाहिए एग्जाम्पल्स ही हैं। अब एसक्यूएल डेटाबेस की उन्होंने बात की हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसक्यूएल डेटाबेस तो ये रिलेशनल डेटाबेस है, हमने फर्दर इसकी टाइप्स ही देख रहे हैं अभी। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज यहाँ पर मैच करी, यानी हमने एक ई ई कॉमर्स स्टोर बनाया है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास कि हमारे पास एक स्टॉक स्टॉक है। स्टॉक हमारे पास, यानी स्टॉक में कितनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट की सप्लाइंग कितनी है, कितने लोगों को सप्लाई हो चुका है। फिर उसके बाद हमारा एक प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट के ऊपर कितने हमारे ऑर्डर्स आ चुके हैं। और फिर हमारे पास कितने ऑर्डर्स हैं, यानी हमारे पास मल्टीपल लोगों ने ऑर्डर किए हैं, तो उस हर कस्टमर की एक आईडी जनरेट करना, ठीक है, उस हर ऑर्डर को ट्रैक करना और हर कस्टमर को डील करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस में, रिलेशन डेटाबेस में हमारे पास हर एक एंटिटी, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए, या हर एक एंटिटी ही कह सकते हैं हम, हर एक एंटिटी के लिए हमारे पास एक टेबल जनरेट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टॉक है, उसके लिए टेबल जनरेट हो रहा है प्रोडक्ट के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर टोटल हमारे पास 7 टेबल्स है, ठीक है, जिनके बेस पर हम अपना काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जेसॉन की और बीसॉन की। जैसे हमने जेसॉन को काफी डिटेल में हमने डील किया है जावास्क्रिप्ट में भी और इस फेज में भी, कि जेसन क्या है, बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग है, नंबर, यानी मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं। और बीसॉन क्या है हमारे पास, बीसॉन इज अ बाइनरी जेसन, यानी हम जेसन को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये उसकी एग्जांपल हमने कोट की हुई है। अब यहाँ पर जेसन में हमारे पास जो डाटा टाइप्स होती हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, हमने जैसे कि डील किया था कि जावास्क्रिप्ट में जितनी भी डाटा टाइप्स होती हैं वो हमारे पास हम जेसन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं बीसोन में, जैसे हमने कहा कि हम जब मोंगोडीबी में काम करते हैं तो हमारा जो जेसन है वो बीसोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं वो स्ट्रिंग, डबल, ये डाटा टाइप्स बन जाती हैं। 32 बिट इंटीजर है, 64 बिट इंटीजर है, ठीक है, बूलियन है, एरे है। तो ये डाटा टाइप्स हमारे पास जनरेट हो जाते हैं। अब हमारे पास डिफरेंस क्या है, यानी फॉर्मेट में, कि हमारे पास जो जेसन है वो टेक्स्ट बेस्ड है और ह्यूमन रीडेबल है। यानी जैसे हम सिंपल, अगर हम इसकी बात करें
जैसे ये हमने लिखा है, ठीक है। ये नेम है अली, एज है हमारे पास, यानी ये हमारे पास मैरिटल स्टेटस है, हॉबीज है। तो ये सारा हमारे पास क्या है, ये जेसन का फॉर्मेट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये टेक्स्ट बेस है और ये ह्यूमन रीडेबल है। लेकिन अगर हम बाइनरी की बात करें, ऑब्वियसली वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा, तो हम वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं साइज की, कि हमारे पास जो जेसन का साइज है वो लार्जर होता है, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट यूज हो रहा होता है। लेकिन ये हमारे पास जो बेसन का है, वो हमारे पास बहुत कॉम्पैक्ट होता है ज्यादा। स्पीड की बात करें तो हमारे पास, क्योंकि टेक्स्ट बेस है, ठीक है, तो हर एक टेक्स्ट से हर एक कैरेक्टर हमारे पास 1 बाइट लेता है, तो हमारे पास वो 8 बिट्स की फॉर्म में आता है। जब हम बात करते हैं जेसन की, तो वो हमारे पास पार्स करना और लिखना जो है वो स्लो होता है। लेकिन हम बीसन की बात करें तो वो हमारे पास जो है वो फास्ट है, और पार्स करना और लिखना उससे ईजी है। अब हम यूजर्स की बात करें तो हमारे पास वेब एपीआईज हैं और डेटा एक्सचेंज है, जहाँ पर हम जेसन को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन मोंगो डीबी और डेटाबेस स्टोरेज जो है वो यहाँ पर इसको यूज करते हुए हम बहुत रिच डाटा सेट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। फिर हम बेनिफिट्स की बात करें डेटाबेस की, कि हमारे पास, जैसे हमने पहले डील किया, फ्लेक्सिबल है और स्केलेबल है, परफॉर्मेंस बहुत हाई है, ठीक है, और पावरफुल लैंग्वेज है हमारे पास इसमें। और इसको आगे हम फर्दर जो है वो देखेंगे, जो हम डील कर चुके हैं अभी। अच्छा, इस कोर्स में हम देखेंगे कि हम किस तरह से कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को डेटाबेस में, और किस तरह से हम डाटा को ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो हम ये सारे जो है वो इसमें देखेंगे, और कॉम्प्लेक्स डाटा को हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम मोंगोडीबी का स्ट्रक्चर सिंपल देखें, तो हमारे पास सबसे पहले एक मोंगोडीबी का सर्वर होता है। हम क्या करते हैं कि मोंगोडीबी को, मेरे ब्राउजर की स्क्रीन विजिबल है आप सबको? नो, आपने सिर्फ फ्लैट शो। यहाँ पर अब शो हो रही है मेरी स्क्रीन? जी, आपकी गूगल की स्क्रीन अब शो हो रही है। ओके। तो हम मोंगोडीबी की वेबसाइट पर जाएंगे, और यहाँ पर हम अगर गेट स्टार्टेड पर मूव करें, तो कर लेते हैं। तो हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं, या तो हम मोंगोडीबी पे यानी ऑनलाइन ही वर्क कर सकते हैं, या हम मोंगोडीबी का कंपास यूज करते हुए काम कर सकते हैं। तो बेटर ये है कि आप डाउनलोड कर लें और सिस्टम में अपने अपने लैपटॉप में इसे इंस्टॉल कर लें। तो इस तरह से यहाँ पर शो होता है, ठीक है। यहाँ पर, यानी ये मैंने लॉगिन किया है यहीं पर वेब पर, तो यहाँ पर मैंने जितने भी काम यहाँ पर किए हुए हैं डेटाबेसेस में, हाँ, इस ईमेल पे मैंने नहीं काम किया हुआ। वो मेरी सेकंड ईमेल थी। बहरहाल हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर शो हो रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मेरी जो प्रीवियस प्रोजेक्ट्स हैं उनको मैं दिखाना चाह रही थी, कि हमारे पास ये है, अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इसकी जो है वो मोंगोडीबी का कंपास भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और हम इस तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर वे है कि आप कंपास इंस्टॉल कर लें और उसके साथ काम करें, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की, कि मोंगोडीबी का स्ट्रक्चर हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। बेसिकली हमें कोई भी हमें किसी भी डेटाबेस से काम करना है, तो हमें अपने उस हमारे अपने डेटाबेस के साथ अपने ऐप को कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग की जरूरत होती है। तो वो कनेक्शन स्ट्रिंग बेसिकली क्या करता है, कि हमारे वेब ऐप को हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करता है, ठीक है। अब इसके लिए हमें मोंगोडीबी सर्वर चाहिए होता है, जैसे कि हमारे पास मोंगोडीबी है, डेटाबेस है हमारे पास, और कलेक्शन और डॉक्यूमेंट्स हम बना रहे होते हैं, ठीक है। वो हमें बेसिकली चाहिए। तो for example, अगर हम बात करते हैं कि स्कूल है, तो स्कूल हमारे पास एक बेसिकली डेटाबेस है।
गिव मी सम मिनट, मैं बस अपने ना सेकंड लॉगिन सेकंड अकाउंट से लॉगिन करके मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं। जब तक ये लोड हो रहा है तो हम फर्दर बात कर लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर की। यहाँ पर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बेसिकली मोंगोडीबी का सर्वर है, ठीक है। हमारा जो फ्लो कह सकते हैं हम, जो हमारा फ्लो कंटिन्यू करता है, सबसे पहले हमारा मोंगोडीबी सर्वर होता है, उसकी डेटाबेस हम बना लेते हैं, कलेक्शन जनरेट करते हैं, और फिर उसके अंदर हमारे पास रोज एंड कॉलम्स की जगह पर डॉक्यूमेंट्स और फील्ड्स होते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें स्कूल की, तो उसमें हमारे पास जो डेटाबेस है वो हमारा एक स्कूल है, ठीक है। और हम जो उसका कलेक्शन है वो स्टूडेंट्स होंगे, उसका जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी हर फील्ड होगी। अभी वो ऑथेंटिकेशन की का कोई इशू है, तो अभी उसको हम रहने देते हैं, अभी हम थ्योरी को ही डील कर लेते हैं फिर, क्योंकि वो सेकंड अकाउंट से ना वेरीफाई कोड वगैरह का इशू आ रहा है। तो हम बात कर लेते हैं डेटाबेस की, कलेक्शन की और डॉक्यूमेंट की। तो अगर हम डेटाबेस की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल थिंक ऑफ इट एज अ कप बोर्ड। एग्जाम्पल हमारे पास स्कूल की डेटाबेस है और हमारे पास जो कलेक्शन है, ठीक है, वो ऐसे से कि कप बोर्ड में हमारे पास एक ड्रॉअर है, यानी एक दराज, हमारे पास पूरी एक अलमारी जो है वो हमारे पास एक स्कूल है, ठीक है। हमारे पास एक डेटाबेस की हम बात करते हैं, ठीक है, और हमारे पास जो कलेक्शन है वो उसका हर एक ड्रॉअर है, यानी इसका स्टूडेंट्स हैं, वो टीचर हैं, यानी मल्टीपल सेक्शंस हैं। और डॉक्यूमेंट, उस हर स्टूडेंट की जो आइडेंटिटी है, उस सिंगल फाइल में हमारे पास जो भी चीज़ है वो हमारी एक डॉक्यूमेंट कंसिडर होती है, ठीक है। जो मोंगोडीबी है वो डाटा को बीसों, यानी हमने बताया कि बाइनरी जेसन में कन्वर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल हमने नेम लिखा है अली, तो इंटरनली क्या होगा, मोंगोडीबी इसे बेसोन में स्टोर कर लेगा इस नेम के, वो बाइनरी डिजिट्स बनाकर। जैसे हमने आस्की की बात की, आस्की कोड है तो ए रेफर करता है 65 को, ठीक है, और जो स्मॉल है वो 95 को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पास जो डाटा है वो 01 की फॉर्म में, यानी इस एक जो हमने एक अली लिखा उसको क्या करेगा, वो बाइनरी कोड में चेंज करके 0101 की फॉर्म में चेंज करके हमारे पास मोंगोडीबी जो है उसे बेसन में स्टोर करेगी। अब हमारे पास इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आता है। जैसे मैंने पहले बताया कि मोंगोडीबी का कम्युनिटी सर्वर है, हमने वो इंस्टॉल करना होता है, और मोंगोडीबी कंपास को इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। कंपास जो है वो हमें ग्राफिकल इंटरफेस दे देती है, तो वो ज्यादा जो है वो बेहतर होता है। ये मोंगोडीबी कंपास है, ये हमारे पास एक हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल जाता है कि हम यहाँ इसे डाउनलोड कर, तो यहाँ पर जाकर हम इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और हमारे पास जो मोंगो डीबी एटलस है वो क्लाउड पर, ठीक है, एटलस जो है वो बेसिकली मोंगो डीबी का क्लाउड है। और इसके बेनिफिट्स ये हैं कि हमारे पास कोई लोकल इंस्टॉलेशन रिक्वायर नहीं होती, हम इसे कहीं से भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, और फ्री टायर इसका अवेलेबल होता है, ठीक है। एक तो मोंगो डीबी की इंस्टॉलेशन है, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो मोंगो डीबी का एटलस है जो कि क्लाउड है, ठीक है।
और फिर हम बात करते हैं क्राउड ऑपरेशंस के बारे में। जैसे हमने पहले बताया कि जब हमने सिंपल लोकल स्टोरेज से भी डाउनलोड क्रेड ऑपरेशन फॉर्म करवाए थे, या हम अपने लोकल स्टोरेज पर काम कर रहे हैं, तो हमने कहा था कि हमारे पास जो क्रेड है वो बेसिकली क्या है। क्रेड स्टैंड फॉर क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। जो हमारे पास ये ऑपरेशन होते हैं, हमारे पास कोई भी बड़ी से बड़ी हमारे पास वेबसाइट है, ठीक है, इसमें जो मेजर चार ऑपरेशन जो है वो हमारे पास क्रेड ही परफॉर्म होते हैं। कि या तो हम डाटा को क्रिएट कर रहे होते हैं, कोई लिस्ट है, कोई प्रोडक्ट है, कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, आया कोई भी चीज़ है, तो हम या तो क्रिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम उसे रीड कर रहे होते हैं, या हम रिट्रीव कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमारे पास कितना डाटा है, हम उसे अपडेट कर रहे होते हैं। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल यूजर है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू है, हमारे पास यूजर के नेम में इशू है, फादर में कोई इशू है, तो हम अपने डाटा पर मल्टीपल ऑपरेशन जो है वो ये फोर ही परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। डाटा को हमने एडिट करना है तो हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने टू डू लिस्ट की बात की थी, तो जो हमने कहा था कि टू डू लिस्ट है, तो उसे हम किस तरह से अपडेट कर रहे थे, ठीक है। सिमिलर द वे कि हम कोई भी काम जब करते हैं, हम कोई भी डाटा बनाते हैं, तो हमारे पास जो मेजर ऑपरेशन है वही है। और फिर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो अब ओल्ड हो चुका है, हमें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए डाटा चाहिए था, या कोई भी डाटा है वो अब एक्यूरेट नहीं रहा, तो हम उसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की जैसे मैंने एग्जांपल ली, कि उसमें क्या होता है कि आपका डिपेंडिंग अपॉन द बैच, कि आपका बैच कहाँ से लेके कहाँ तक है, 2020 से 2024 तक है, 21 से 25 तक है, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, यानी इसके अंदर ही आपका जो स्टूडेंट कार्ड है वो वैलिड होता है, ठीक है। अब ये सिस्टम है। अब यूनिवर्सिटी को कैसे पता चलता है कि आपका ये सिस्टम, आपका जो ये स्पेसिफिक टाइम है, मैंने अपने डेटाबेस में ये जो स्टोर किया था कि हमारे जो ये स्टूडेंट है, स्पेसिफिक स्टूडेंट है, वो इतने टाइम के अंदर तक ही हमारे यूनिवर्सिटी का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहेगा। उसके बाद क्या होता है कि वो हमारा यूजर या तो डिलीट हो जाता है, या उसकी जो अथॉरिटी है वो ब्लॉक कर दी जाती है, ठीक है। तो ये सेम काम है जो हम यहाँ पर करते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फर्दर ग्रेड ऑपरेशंस के बारे में, कि यहाँ पर क्रिएट में हम क्या कर रहे होते हैं, हम न्यू डॉक्यूमेंट्स को कलेक्शन में ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे, इसका मतलब है कि हमारी जो एक पूरी की पूरी रो है, ठीक है, हमारी पूरी की पूरी रो है वो डॉक्यूमेंट है, और कलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो वो हमारे पास डेटाबेस है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टर्म्स हैं जो कि हमारे रिलेशनल और नॉन रिलेशनल डेटाबेस से डिफरेंस है हमारे पास, ठीक है। डॉक्यूमेंट का मतलब हमारे पास रो है, और जो कलेक्शन है वो हमारे पास टेबल है, ठीक है। इसी तरह हम अगर बात करें रीड की, तो हमारे पास एग्जिस्टिंग जो डॉक्यूमेंट्स है वो हम कलेक्शन से रीड करें। और अगर हम अपडेट की बात करें, तो हम फील्ड्स को, यानी हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स को हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हम एक फर्दर एक कलेक्शन के अंदर जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो फर्दर सब फील्ड्स हैं, ठीक है, हम उनको मॉडिफाई कर रहे हैं। और अगर हम बात करें रिमूव की, तो हम डॉक्यूमेंट्स को कलेक्शन से रिमूव कर रहे हैं, यानी हमारा एक टेबल है, ठीक है, हम उसमें से अपने डॉक्यूमेंट को, अपने रो को डिलीट कर रहे हैं। बस फर्दर कुछ ऑपरेशंस आते हैं CRUD के, यानी हम किस तरह से ये काम करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कुछ क्यूरीज होती हैं जो MongoDB हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। हमने अभी जब हम कल की क्लास में हम फर्दर इसका देखेंगे कि कैसे हम इसका कनेक्शन स्ट्रिक्ट क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कल स्कीमा क्रिएट किया था, ठीक है। हाँ, तो हम किसी भी स्कीमा के अंदर हम ये काम कर सकते हैं क्रिएट के लिए, कि अगर हमने कोई भी एक स्टूडेंट इंसर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमने इंसर्ट वन है, ठीक है। पर अगर मैं नोट पैड पर ओपन करके ही बता दूं, ये यूजफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई भी एक, हमने कलेक्शन बनाया है स्टूडेंट्स का, तो हम क्या करेंगे, DB.students करके, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर हमने एक, सिर्फ एक हमने डॉक्यूमेंट को इंसर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इंसर्ट वन, ठीक है। अब इंसर्ट वन का मतलब है हम बता रहे हैं कि हमारे डेटाबेस में सिर्फ एक ही हम जो एंटिटी है वो ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम नेम कर लेंगे, नेम है हमारे पास अली हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एज हो जाएगी, वो हो जाएगी 20, ठीक है। और यहाँ पर फर्दर हम इसे ऐसे कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हमने मैनी को क्रिएट करना है, तो फिर हम क्या करेंगे कि हम ज्यादा जो वो एक एरे की फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है, एक एरे बना लेंगे, और उस एरे के अंदर हम फर्दर अपनी एंटिटीज को ऐड करते जाएंगे।
इसी तरह हमारे पास जो है वो रीड का ऑप्शन आता है कि अगर हमने फाइंड करनी, कोई भी हमने चीज फाइंड करनी है, कोई भी स्टूडेंट हमने फाइंड करना है, कोई टीचर फाइंड करना है, कोई भी एंटिटी जिसे हम सर्च कर रहे हैं, हमने अपने डेटाबेस में जनरेट किया है, हम चाहते हैं कि हम उसे फाइंड करें, तो हम ये रिट्रीवल में ही आता है ना, तो उसे रीड करें, तो उसके लिए हम डॉट फाइंड का ये क्यूरी यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास जब हम डेटाबेस की बात करते हैं तो इसमें डाटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास मल्टीपल क्यूरीज यूज होती हैं। और ये सारी हमारे पास जो इंसर्ट वन, इंसर्ट मैनी, फाइंड और फाइंड वन, ये सारी हमारे पास जो है वो ये हमारी एंटिटीज हैं। अब हम स्टूडेंट्स डॉट हमने किसी भी चीज को फाइंड करना है, डीबी डॉट स्टूडेंट्स फाइंड, तो सब के सब आ जाएंगे यहाँ पर। और फाइंड वन करना है, तो हमने किसी भी एक यूजर को जो है वो फाइंड करना है, तो उसमें हम ये कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपडेट की। तो अपडेट का काम कैसे होगा यहाँ पर? अगर हम किसी एक यूजर को, किसी एक कैरेक्टर, किसी भी एक यूजर की एंटिटी को या किसी टीचर को, हम हर एक, सिर्फ एक एंटिटी को हम पूरे कलेक्शन में अपडेट करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए जो है वो अपडेट वन का यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे पास जो, जैसे मैंने ये लिखा था, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर क्या हो कि अपडेट वन हो। ठीक है, हम इंसर्ट तो हमने किया, ठीक है, इसकी जगह हम क्या करेंगे, अपडेट वन। और यहाँ पर जब मैं नेम करूंगी तो मैं करूंगी कि अली अहमद, ठीक है, इसका पूरा नेम आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हमने किसी भी एक यूजर की एंटिटी को हमने अपडेट करना है, तो उसके लिए हम अपडेट वन यूज करेंगे। और जब हमने ज्यादा एंटिटीज को अपडेट करना है, जब हमने ज्यादा डॉक्यूमेंट्स को, ज्यादा हम फील्ड्स को अपडेट करना है, तो हम उसमें अपडेट मैनी का वो यूज कर लेंगे। फिर हमारे पास डिलीट का ऑपरेशन आता है, सिमिलर इन द केस कि हमारे पास किसी एक एंटिटी को डिलीट करना है, तो हमारे पास हम डिलीट वन यूज करेंगे। और अगर बहुत सारी एंटिटीज को हमने डिलीट करना है या मल्टीपल को डिलीट करना है, तो हम वहां पर डिलीट मैनी का यूज करेंगे। फिर फर्दर हम अपने डेटाबेस में हम सॉर्टिंग भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमने डाटा को आइदर असेंडिंग में सॉर्ट करना है या डिसेंडिंग में सॉर्ट करना है। ठीक है, इसके अलावा हम लिमिट कर सकते हैं कि हमारा जो यूजर है, ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इतने ही डॉक्यूमेंट्स लें, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेटाबेस यूज हो। ठीक है, तो हम अपने डेटाबेस को लिमिट भी कर सकते हैं डॉट लिमिट का वर्ड यूज करते हुए। और जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल कोट की थी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास रिलेशन है डेटाबेस का। ठीक है, कि नहीं, हमारे पास एक स्टॉक है, स्टॉक के अंदर हमारे पास फिर प्रोडक्ट है, और फिर प्रोडक्ट के हमारे पास सप्लाइंग और सप्लायर है। ठीक है, अब फिर इस प्रोडक्ट के अंदर फर्दर, यानी स्टॉक के अंदर प्रोडक्ट है, फिर प्रोडक्ट के अंदर फर्दर उसकी प्रोडक्ट आईडी, यानी यहाँ बस नेस्टेड काम हो रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करते हैं किसी भी नेस्टेड डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर की, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पर हमने एक मार्कर मॉडल और फ्यूल टाइप लिया है। ठीक है, हमने एक मेकर मॉडल, हमने ये लिया है कि हमने एक फ्यूल की एग्जांपल लिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक स्कूल की या एक यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सिटी आएगी, उसके मल्टीपल डिपार्टमेंट आ जाएंगे, उस हर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास सेम तरह की एंटिटीज होती हैं, यानी हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम पूरी यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, हमारे पास एग्जाम का डिपार्टमेंट है। तो हम यहाँ क्या होता है हमारे पास कि जब हम डॉक्यूमेंट्स की नेस्टिंग की बात करते हैं, यानी एक डॉक्यूमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट, जब हमारे पास एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के अंदर फर्दर हमारे पास बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होती है। सिंपली अगर यूजर एक स्टूडेंट की बात करें, तो उसका नेम है, अगर हम डिफाइन करें तो उसका नेम है, फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम, मिडिल नेम है और थर्ड नेम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें एक ही एंटिटी, एक ही नेम है, उसके लिए फर्दर हमें नेस्टिंग करनी पड़ेगी कि उसको फर्स्ट है, मिडिल है, या हमारे पास लास्ट नेम है। तो इसी तरह होता है कि हमारे पास कोई भी हमने डेटाबेस जनरेट करनी है, तो हम नेस्टिंग को भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि नेस्टिंग अगर हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके अंदर फर्दर हमारे पास डॉक्यूमेंट जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जब डाटा को हम एक्सेस कर रहे होते हैं, तो हम फर्दर डाटा पर लिमिट जो है वो पुट कर सकते हैं कि हमने जो डाटा को है, जैसे हमने पहले बात की कि हमारे पास जो एक टीपी स्टूडेंट में से हम एक स्पेसिफिक नंबर, यानी फाइव, पहले फाइव हमने डाटा को लेना है, तो हम क्या करेंगे,
कि हम डीबी स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, यहाँ पर क्यूरी मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ यहाँ पर, कि क्या होगा यहाँ पर कि डीबी डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, डॉट फाइंड। और यहाँ पर हम जो है वो बता रहे होते हैं कि इसको लिमिट करेंगे हम। हमने सिर्फ पहली पांच आइटम जो है वो लेनी है। तो उसके लिए हमारी जो क्यूरी है वो ये है, ठीक है। फर्दर हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। जब हम इसका कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे और फिर हम अपनी डेटाबेस से कनेक्ट करवाएंगे इसे, तो फर्दर इन्हें मजीद देखेंगे। फिर इसके अलावा अगर हमने किसी भी चीज़ को स्किप करना है, यानी हम चाहते हैं कि हम हमारे पास है नहीं, ये तो हमारी पहली पांच हमें मिल रही है ना, ठीक है, यहाँ पर पहली पांच जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिल रही हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पास पहली 10 डॉक्यूमेंट्स के बाद जो फर्दर नेक्स्ट जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हों, तो ठीक है, हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल क्यूरीज यूज होती हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम फाइंड का यूज करेंगे और यहाँ पर लिमिट की जगह हम यहाँ पर स्किप कर देंगे कि फर्स्ट जो हमारे पास 5 हैं या 10 हैं उनको स्किप करो, और उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें मिल जाएं, ठीक है। तो वो उनके लिए ये हमारे पास जो है वो क्यूरी है। और हम यहाँ पर रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक स्टूडेंट है और उसका कोर्स है, तो मोंगोडीबी जो है वो इम्बेड और रेफरेंसिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, रिलेशन डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि अगर एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो उसका जो डाटा है वो एक टेबल में स्टोर है उसकी इन्फॉर्मेशन के बेस पर, और एक और कोर्स है जिसमें उसने एनरोल किया हुआ है, तो वहाँ भी उसका डाटा है। अब हम उसका नेम चेंज करते हैं, उस एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी उसकी जो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वहां से उसका डाटा हम एडिट करते हैं। लेकिन क्या होगा कि हमारा कोर्स जो है उसमें जो उसका नेम है वो भी एडिट हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिलेशनशिप भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि मोंगोडीबी में हम हमारे एम्बेडिंग और रेफरेंसिंग के थ्रू हम एक रिलेशन में एक हमारा जो टेबल में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम दूसरे टेबल में भी पास करवा सकते हैं। हम टेबल की बात नहीं करेंगे, हम कलेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि मोंगोडीबी की बात करें तो अगर एक कलेक्शन में हमारा एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन किसी भी यूजर की है, अगर हम उसे चेंज करते हैं और हम चाहते हैं कि वो फर्दर सेकंड टेबल में सेकंड कलेक्शन में चेंज हो जाए, तो हम रेफरेंसिंग और एम्बेडिंग को थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास एक यूजर है अली के नाम से और उसने कोर्सेज में इंस्टॉल किया है, तो वो रिएक्ट और नोड के कोर्सेज हैं, ठीक है। और हम कहते हैं कि हमारे पास ये चीजें जो स्टोर हो चुकी हैं। अब रेफरेंसिंग में हम क्या करेंगे, वो जगह जहाँ पर उस स्टूडेंट का नेम है, तो वहां पर उसका नेम और कोर्स की आईडी जो है वो स्टोर हो जाएगी। फर्दर हम बात करते हैं, हम चेंज करते हैं स्टूडेंट का नेम, तो हमारे पास दोनों कलेक्शंस में इसका नेम जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं मोंगोडीबी की। हम मोंगोडीबी को जब हमने इंस्टॉल करना होता है या हमने जो काम करना होता है अपनी कोडिंग में, तो हम क्या करते हैं, एनपीएम के थ्रू हम इसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। एनपीएम इंस्टॉल से हमने बताया कि एनपीएम जो है वो पैकेज मैनेजर है, ठीक है, नॉट पैकेज मैनेजर। तो उसके थ्रू हम इसे इंस्टॉल करते हैं और हम मोंगूज को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और फिर हम एक कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं। आई थिंक मेरे पास इसमें मोंगोडीबी कंपास है, ओके। इसके अलावा तो यहाँ पर हमारी ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही होती है, ठीक है। आपने मोंगोडीबी कंपास स्टोर कर लेनी है, इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो यूजी यूआरएल है वो हम अपने कनेक्शन स्ट्रिंग में पास करेंगे। वो हम अपने जो है वो कनेक्शन में पास करेंगे और फिर हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। अभी तो ये रिएक्ट का हमने बनाया हुआ है, ये बर्न का नहीं है। लेकिन मैं सिंपली आपको बता देती हूँ कि हम एक सबसे पहले जैसे हमने बात की थी नोड जेएस की कि हमने बैकएंड क्रिएट करना है, ठीक है। बैकएंड क्रिएट करने के बाद ऐप जेएस उसके फर्दर स्कीमा डिफाइन करने के बाद हमारा जो काम बेसिक आता है वो ये होता है कि हमने अपना स्कीमा डिफाइन करना होता है, ठीक है। पहले हम अपना स्टूडेंट का स्कीमा डिफाइन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपना एक कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग में हमारे पास हमारा जो ये जो हमारी लिंक है ये हम इससे पुट करते हैं, ठीक है। और फिर हम अपना एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेते हैं। फिर हम फर्दर इसके उसको कंफर्म करते हैं कि आधे हमारा कनेक्शन जो है वो कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्कीमा डिफाइन करते हैं, जैसे हमने कल किया कि हम जो भी हमारा एक स्टूडेंट है उसकी जितनी भी एंटिटीज होंगी, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं वो हम डील करेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट के सीमा की बात करते हैं तो हम यहाँ पर उसका नेम देंगे,
एज देंगे और सिटी देंगे, ठीक है। तो हम स्टूडेंट का स्कीमा जनरेट कर देते हैं और मोंगो के थ्रू ही हम उसका स्कीमा डिफाइन करते हैं। फिर हम उसी स्कीमा के बेस पर अपना एक मॉडल जनरेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जब डाटा की रिट्रीवल या उसकी फर्दर उसकी रीड या डिलीट की बात आती है, तो हम उस पर फर्दर ऑपरेशन वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ है हमारे पास कि हम जब हम कलेक्शन नेम को डिफाइन कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक स्कूल की डेटाबेस बना रहे हैं, तो हमारा जो नेम है वो हमारे एक प्रोजेक्ट को डिफाइन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट डेटा स्टूडेंट नेम होना चाहिए। अगर हम एक पूरे स्कूल को डील कर रहे हैं, इसमें हमारे पास टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, हमारे पास फर्दर वर्किंग स्टाफ है, तो हम क्या करेंगे, बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो हमारे पास है कि हमारे जो नेमिंग कन्वेंशन हैं वो बहुत मैटर करते हैं, ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ठीक है। जैसे हमने बात की थी यू स्टेट के बारे में, कि यू स्टेट को हमारे पास खुद हम इंडिपेंडेंटली उसे नेम दे सकते हैं। लेकिन नेम से क्या होता है कि हमारे पास हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम उसको सही तरह समझ सकें, ठीक है। इसी तरह हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन बहुत मैटर करते हैं, ठीक है। जब हम कोई भी डेटाबेस बना रहे हैं, कलेक्शन बना रहे हैं, ठीक है, तो नेम जो हम उसे देते हैं वो पूरे प्रोडक्ट पर रिप्रेजेंट करता है। तो हमें जो नेम है वो ऐसा नेम हमें देना चाहिए जो कि यूजफुल हो, ठीक है। और फिर हम उसे जो है वो फर्दर हम मल्टीपल फीड्स बना सकते हैं और डाटा को वैलिडेट करवा सकते हैं, ठीक है। वैलिडेशन डाटा की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि हम अगर कोई पासवर्ड वगैरह हम उसके हैश जनरेट कर सकें, डाटा को वैलिडेट करें। और हम एक और चीज़ भी हम देखेंगे जो कि हमारी डाटा को यानी डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए है, मतलब डाटा हमारा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी कुछ चीज़ें हैं जो हमने देखनी है, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से रन कर सके। फिर उसके बाद है हम इन्वायरमेंटल वेरिएबल जो है वो डिफाइन करेंगे, और हमारे पास जैसे हमने पहले बात की कि उसे हम किसी ऐसी किसी ऐसे नहीं, जो हमारे पास जब भी कलेक्शन की बात करते हैं या हम कोई भी ऐसे क्रेडेंशियल्स की बात करते हैं जो जो हमारी ऐप पर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, डॉट ई की फाइल में बना रख लेते हैं। और हम उसे पब्लिक नहीं करते, ठीक है। अब हम एक बेसिक रिएक्ट का जो एक MERN स्टैक का फ्लो अगर हम देखें, तो वो क्या होता है सिंपली, कि रिएक्ट का फ्रंट एंड है, ठीक है। अगर हमने एक फॉर्म की भी बात की है, तो हमारे पास यूजर जो है वो इन्फॉर्मेशन को फिल करता है, ठीक है। और फिर एक्सप्रेस के राउट के थ्रू हमारी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो जाती है, यानी हमने यूजर के एग्जाम्पल अगर एक यूजर की बात करें कि यूजर हम जनरेट करें, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास रिएक्ट फ्रंट एंड से हम एक फॉर्म को फिल करते हैं। वो फॉर्म जो है एक यूजर राउट पर हमें बैकएंड के साथ टच करता है, ठीक है। हमारे पास जो राउट्स होते हैं हमारे पास उनके पास आता है, और राउट की बेसिस पर जब हम यूजर को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उसकी क्यूरी रन होती है, ठीक है। एक्सप्रेस का राउट रन करता है, कंट्रोलर रन करता है, फिर हमारे पास मोंगोज के मॉडल के थ्रू वो देखते हैं कि हमारे मोंगो के डेटाबेस में हम कैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारा जो डाटा है वो सेव हो जाता है। अगर यूजर क्रिएशन की बात कर रहे हैं, जब हम क्रिएट करते हैं यूजर को भी फॉर्म जनरेट करते हैं, तो हमारा ये पूरा लिंकेज है जो हमारे फ्रंट एंड से बैक एंड के थ्रू और फिर डेटाबेस को से होते हुए, और डेटाबेस में जो है डाटा स्टोर होता है। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं डील करती हूँ कि डेटाबेस क्या है बेसिकली, ठीक है। ये हम इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास डेटाबेस क्या है, ठीक है। तो डेटाबेस बेसिकली क्या है, आपकी एक वो प्लेस है, एक स्टोर है जहाँ पर डाटा स्टोर कर रहे हो, ठीक है। और मोंगोडीबी क्या है, बेसिकली एक नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, यानी नॉन एसक्यूएल डेटाबेस है, जहाँ पर हमारा जो डाटा है और डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में, फील्ड्स की फॉर्म में स्टोर होता है, कलेक्शन डाटा के स्टोर होता है। और एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमारे पास जो एसक्यूएल है बेसिकली रिलेशनल है, और नो एसक्यूएल बेसिकली हमारे पास नॉन रिलेशनल है। रिलेशनल में जो डाटा है वो टेबल्स और रोज की फॉर्म में स्टोर होता है। फिर हमने बात की थी कि बीसॉन क्या है, हमारे पास जो मोंगोडीबी है डाटा को बीसॉन में स्टोर करती है, यानी हमारे पास जेसन का एक बाइनरी फॉर्मेट बनाकर उसे स्टोर कर लिया जाता है 0 1 की फॉर्म में, ठीक है। और कलेक्शन क्या है, जब हम टेबल की बात करें तो वो कलेक्शन है, ठीक है। टेबल जो कि एसक्यूएल में होता था वो मोंगोडीबी में अब कलेक्शन है। डॉक्यूमेंट हमारे पास एक पूरी रो हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेस में होती है, मोंगोडीबी में वो एज अ डॉक्यूमेंट काम करती है। CRUD क्या है, हमारे पास क्रिएट रीड अपडेट और डिलीट, ठीक है। हम क्या कर फ्रॉम कौन कौन सा ऑपरेशन हम CRUD में परफॉर्म कर रहे हैं ये हम देखेंगे, ठीक है। और हमारे पास फाइंड में क्या डिफरेंस है, फाइंड वन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फाइंड क्या कर रहा है, पूरे के पूरे हमारे पास जितनी भी चीजें हैं उनको फाइंड कर रहा है, ठीक है। और फाइंड वन क्या हम क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को हम फाइंड कर रहे हैं कि जहां पर हमारा नेम
अली है, ठीक है, तो उसे हम लेके आ जाएंगे कि हमें ये इस एलिमेंट, इस जो एंटिटी का पूरा रिकॉर्ड चाहिए। फिर हम क्यूरी ऑपरेटर्स की बात हमने की कि हमारे पास क्यूरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। हमारे पास फाइंड वन है, फाइंड मैनी है, अपडेट वन मैनी, डिलीट वन मैनी, फाइंड वन मैनी, और फर्दर हम मल्टीपल क्यूरीज को आगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, ठीक है। और एम्बेडिंग और रेफरेंसिंग में क्या फर्क है, ठीक है। और ये क्या होता है बेसिकली कि हम जब किसी भी दो कलेक्शंस के दरम्यान हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे होते हैं कि हमने एक डाटा में चेंज आए, एक डाटा तो एक ही है ना, एक स्टूडेंट का डाटा, ठीक है, फॉर एग्जांपल, लेकिन वो उसी उसी के रिलेटेड हमने उसकी इन्फॉर्मेशन दो टेबल में स्टोर की है, दो कलेक्शन में स्टोर की है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम इम्बेडिंग और रेफरेंसिंग का यूज करेंगे कि हमारे पास एक रेफरेंस की क्रिएट हो जाती है कि हमने एक कोर्स में फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ने इन्वॉल्व किया है, तो एक स्पेसिफिक रेफरेंस की बेस पर जो भी चेंज एक कलेक्शन में आएगा तो वो दूसरे कलेक्शन में भी जो वो नजर आएगा, ठीक है। और हम मोंगोस क्यों यूज करते हैं, स्कीमा क्या है जैसे हमने कल डिफाइन किया था, और मॉडल हम इनसे डिफाइन कर रहे हैं कि मॉडल हम डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा एक स्टूडेंट है, या हमारे पास एक टीचर है, एक हमारे पास यूजर है, तो उसमें हमारा मॉडल किन किन चीजों पे बेस करेगा, हमारे पास उसमें कितनी कैटेगरीज आएंगी, कितनी हमारे पास उसकी एंटिटीज आएंगी, उन सबके साथ हम डील करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस की टेकअवेज हमारे जो है वो आपको पता होना चाहिए कि मोंगोडीबी क्या है, ठीक है। रिलेशनल नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या है, ठीक है। डाटा जो है वो किस तरह से ऑर्गेनाइज होता है, डाटा की ऑर्गेनाइजेशन बेसिक फैक्टर है जो हमारा रिलेशनल और नॉन रिलेशनल में डील करती है, ठीक है। यानी रोज और कॉलम की जगह हम कलेक्शन, डॉक्यूमेंट्स और फील्ड्स की टर्म्स यूज करते हैं, ठीक है। और क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, क्यूरीज हम फर्दर परफॉर्म करवा रहे होते हैं, ठीक है। पुस्ट की है, सेट की है, इंक्लूड की, इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, जब हम अपने डेटाबेस में, जैसे हमने कल बात की थी कि हमने डेटाबेस को हमने स्कीमा जनरेट किया था, हमने मॉडल डिफाइन किया था, तो हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन द कमिंग वीक हम फर्दर देखेंगे कि हम किस तरह से डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग को पास करेंगे, और हम किस तरह से एक डॉक्यूमेंट की जो भी चेंजेस हैं, हम डेटा को रिट्रीव करने का क्राउड ऑपरेशन जो है हम परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग एंड करते हैं, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप स्लैक पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। यस सर, सर हसनैन रजा, आपका कोई क्वेश्चन है? क्या जी, क्या इन सेशन के बाद हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे? जी सर, हम ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। ये हमारा बेसिकली थ्योरेटिकल वर्क था आज का, जिसमें हमने सिर्फ मोंगोडीबी की जो यानी बेसिक चीजें हैं वो हमने डील करनी थी। हमारा ऑलरेडी हम काफी प्रोजेक्ट्स बना चुके हैं, ठीक है। इस फेज में भी, लास्ट फेज में भी हमने टू डू लिस्ट पे काम किया, और हम एक फुल फ्लेज यानी फुल स्टैक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये आज का सेशन जो वो थ्योरेटिकल बेस्ड था, क्योंकि हमने इसमें मोंगोडीबी को डील करना था, ठीक है। क्या वो प्रोजेक्ट गिटहब पे पड़ा हुआ है? अगर मौजूद है तो उसका लिंक मिल सकता है? श्योर सर, इस स्लैक चैनल पर हमें जो रिपोजिटरी है उसमें मौजूद है। मैं फर्दर कंफर्म कर लेती हूँ, जो हमारे लास्ट ट्रेनर जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने कल सेशन लिया, तो मैं उनसे फर्दर कंफर्म कर लेती हूँ। लेकिन ये सारे जो लेक्चर्स हैं वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप इनको इनको भी चेक कर लीजिएगा। और जो प्रोजेक्ट है वो आप बेसिक स्टार्ट से चेक कर लेंगे, हमने फ्रंट एंड से स्टार्ट किया है। यानी अगर आपने HTML CSS देखनी है तो वो भी अवेलेबल है, और अगर आपने रिएक्ट का स्टार्ट देखना है, रिएक्ट का स्टार्ट, फिर हमने नोड पर कैसे मूव किया, फिर हमने स्कीमास को देखा है कल, और मॉडल को देखा है हमने कि किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। और आज मोंगोडीबी को, तो कल जो आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम इसकी जो है वो मोंगोडीबी के साथ कनेक्शन स्ट्रिंग पास करके हम इसकी फर्दर मोंगोडीबी पर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ओके।